हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी वाले चैनल में। और आंसर राइटिंग आप निरंतर कर रहे होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। बिना समय गंवाए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। टॉपिक नंबर 15 है GS2 का उत्तराखंड PCS पेपर के सिलेबस के अनुसार। ओके, बड़ा ही हैंडी सा टॉपिक है। दरअसल जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी फ्रेमवर्क में इसको देखा जा सकता है कि सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट बनने के बाद, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो चाहे आप IAS लेवल पर हो, तो क्या क्या इनके समक्ष चुनौतियां हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको समझना है कि इनका रोल क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है। तो देखिए, कुछ बातें हमको समझ लेनी चाहिए कि भारत का जो 3 पिलर्स हैं वो क्या हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन सब चीज़ों से हम लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि 3 ब्रांचेस हैं, है ना। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि अगर मैं बात करूं MP की या MLA की या सरकार की, तो वो एक परमानेंट बॉडी नहीं है। हर 5 साल में एक नई सरकार बनकर आती है। ये बात और है कि मौजूदा सरकार फिर से जीत जाए तो फिर से 5 साल के लिए आ जाएगी, फिर से जीत जाए फिर से आ जाएगी 5 साल के लिए। लेकिन फिर भी उसको एक टेस्ट देना पड़ता है हर 5 साल के बाद, इसीलिए हम उसको एक नॉन परमानेंट बॉडी मानते हैं। ठीक है, हर 5 साल में ये बदलती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के रूप में भी एक संस्था काम कर रही है, जिसका नाम है सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स। Civil servants are the permanent executive but are accountable to political executives, that is minister. Civil servant आप जानते ही हैं कि एक स्थायी, है ना, स्थायी संस्था के रूप में आप देख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 23वें साल में एग्जाम पास कर लिया IAS का, तो वो 60वें साल तक IAS के पद पर रहेगा जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक परमानेंट वो है, जबकि सरकार हर 5 साल में बदल सकती है, रिपीट भी कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको एक नॉन परमानेंट मान सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका इसकी है क्योंकि ये लॉ मेकिंग में है। ठीक है, ये क्या है, नीति निर्माण में सबसे ज़्यादा काम किसका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का है। और उसी को लागू करने का काम किसको होता है, इन सिविल सेवकों को होता है। लेकिन इनकी जो जवाबदेही है वो किसके प्रति होगी, इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं अर्थात मंत्री हैं, उनके प्रति होती है। तो हमको एक प्रकार से एक ऐसे कोऑर्डिनेशन के बारे में पता लगाना है कि किस प्रकार से ये दोनों व्यवस्थाएं काम करती हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ सिविल सर्विस इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि भारतीय प्रजातंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका क्या है। ये क्या करते हैं, देखिए, एडवाइस देते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को, असिस्ट करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, साथ साथ पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में, उसको लागू करने में इनकी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो ये बड़ा ही हैंडी सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल है, लॉ एंड ऑर्डर में इनका रोल है ना, रेवेन्यू कलेक्शन में रोल है, सोशल वेलफेयर में इनका रोल है। तो आप इनके पास देखेंगे कई सारे डायमेंशंस हैं जहाँ पर ये अपनी भूमिका निभाते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं सिविल सर्विस की क्या है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेशंस। जो नीति सरकार के द्वारा बनाई जा रही है उसका जो मसौदा है, दरअसल वो हायर ऑफिशियल्स के द्वारा ही तैयार किया जाता है और संसद में या विधानसभा में उसका प्रारूप रखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो उस नीति को लागू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका कौन निभाते हैं, हमारे सिविल सेवक, IAS और PCS दोनों ही। ठीक है, राज्य स्तर पर PCS एंड रेगुलेशन। द सर्विसेज गिव्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस। और ये जो सेवाएं हैं, हमारे सरकार की कई सारी संस्थाएं हैं, उनके बीच में सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं। एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, उनके बीच में भी तालमेल सही ढंग से चल रहा है या नहीं, इसकी भूमिका भी सिविल सेवकों की होती है। बॉडीज एटसेट्रा। इट ऑफर्स सर्विसेज डिलीवरी एंड लीडरशिप एट डिफरेंट लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक IAS
अगर नियुक्त हो गया है 22वें साल में, तो आप ये समझ लीजिए कि 60वें साल तक रिटायर होते होते वो आईएएस की ही कई सारी हायरार्की में धीरे धीरे ऊपर जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री सचिव, समथिंग लाइक दैट, तो हाईएस्ट पोस्ट है समझ लीजिए, भारत सचिव, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्या इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे होते हैं। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्टेबलाइजिंग फोर्सेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल फंक्शंस में इनका अच्छा खासा रोल है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब में आपको सिविल सेवकों की भूमिका स्पष्ट रूप से नजर आएगी। अगर हम इसके इतिहास में झांक कर देखें तो हमको पता चलता है कि शुरुआत तो इसकी मॉडर्न पीरियड से हो गई थी। सिविल सेवकों का ही ऐसा रोल वो भी निभाया करते थे, समाहर्ता, है ना, रेवेन्यू कलेक्टर्स जो हुआ करते थे। जबकि इसको मॉडर्न फ्रेमवर्क में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से हम देखते हैं, एक स्टील फ्रेम के रूप में तैयार किया गया था। कलेक्टर कहा जाता था क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे मेन रूप से, मुख्य रूप से इनका काम क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन, इसीलिए आम भाषा में इनको कलेक्टर कहा जाता था। बड़का हो गईला कलेक्टर, आपने कई सारी फिल्मों में देखा भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका रोल, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के ऑर्गन में आप देख सकते हैं कई स्थान पर आपको ये भूमिका निभाते नजर आ जाएंगे। अच्छा, तो ये भूमिका निभा तो रहे हैं, तो क्या इनका कोई संवैधानिक प्रावधान भी है सिविल सर्विसेज इन इंडिया में, भारत में? तो देख सकते हैं, ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 53 एंड 154 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट वेस्ट इन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर डायरेक्टली। जब हम आर्टिकल 53 और 154 देखते हैं तब हमको पता चलता है राष्ट्रपति और गवर्नर के बारे में, और सीधे सीधे इन्हीं का उल्लेख है इसमें। We also have a reference of officers subordinate to them। आपको पता ही होगा सिविल सेवकों की नियुक्ति अंतिम रूप से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आईएएस अगर है तो, और पीसीएस अगर है तो किसके द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। These officers constitute the permanent civil services which governed by part 14 of our constitution। हमारे संविधान के भाग 14 में आप देखते हैं, आपको ये सारी व्यवस्था देखने को मिलेगी अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। आर्टिकल 308 से लेकर 323 के बीच में आपको सारी भूमिका सिविल सेवकों, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, इस प्रकार की संस्थाओं की देखने को मिलेगी। अब इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझ लेनी चाहिए हमें। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेंगे, इसमें आप एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, इस चीज को समझिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स वर्क इन एलोकेट अमंग मिनिस्टर्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल। ठीक है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, इस अंतर को समझना है। द मैनर इन विच द ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द प्रेसिडेंट और गवर्नर टू एक्सरसाइज हिज और हर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस। तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस वाला जो रोल है, मतलब जो काम है, उसमें भूमिका कौन निभा रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स निभा रहे हैं। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ूंगा आपके सामने। द मैनर इन विच द ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द प्रेसिडेंट और गवर्नर टू एक्सरसाइज हिज और हर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। अब देखिए, इसमें आर्टिकल 308 से लेकर 323 के बीच में आपको सिविल सेवकों की भूमिका, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। देखिए, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, 310 में क्या दिया हुआ है, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और अ स्टेट। 311 में डिसमिसल्स, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विसेज, कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और द स्टेट। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, इन सबका संबंध किस चीज से, सिविल सेवकों से है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस के बारे में पता चलता है आपको, और आर्टिकल 313 ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में पता चलता है, और इन सब के बारे में जानकारी सिविल सेवकों से संबंधित ही है। छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में यहाँ से ऐसा भी आ जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन कुछ डायनेमिक क्वेश्चन इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं
जैसे कि व्हाट आर द चैलेंजेस, जैसे कि सिविल सेवकों को अपनी भूमिका को निभाने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हाल ही के वर्षों में उनकी जिम्मेदारी किस प्रकार से बढ़ा दी गई है, समथिंग लाइक दैट। आप देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार के समय में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको लगभग दिन रात काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऐसे डिसिप्लिन सरकार के समय में इनकी भूमिका और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, कह सकते हैं कि बढ़ जाती है। ठीक, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सब तो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, छोटे नहीं है ये, मतलब काफ़ी बड़ा काम है। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन सब चीज़ों के बारे में आप परिचित हैं, ठीक है, कि इनका इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है। ओके, तो हो सके तो 1 घंटा आप इस टॉपिक को दीजिए और आपको कई चीज़ें पता चलेंगी कि सिविल सर्विसेज वाला जो पार्ट है या सिविल सेवक जो होते हैं वो किस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहे होते हैं। आपने आमतौर पर सुना भी होगा कि देश तो आईएएस चलाता है, तो काफ़ी हद तक इस बात में सच्चाई भी है। पॉलिसी मेकिंग हाईएस्ट लेवल पर, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, सरकार द्वारा की गई जो घोषणाएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए दिन रात काम करना पड़ता है। हमारा जो प्रशासन है वो हमेशा मुस्तैद रहता है। लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में चुनौती है ही, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को के बीच में सामंजस्य बैठाना इन सिविल सेवकों का काम है, जिसके लिए ये वाकई में तारीफ के काबिल भी हैं। किस प्रकार से ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिले में जितने भी डिपार्टमेंट है सबका जो अल्टीमेट मुखिया है वो आईएएस ही होता है। तो इस प्रकार से जवाबदेही जो बाकी डिपार्टमेंट की है वो इनके प्रति होती है, और इनकी जवाबदेही किसके प्रति होती है, मिनिस्टर्स के प्रति होती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों का सामंजस्य बैठाना कोई आसान काम नहीं है। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ पर भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। करप्शन एक, आप जानते ही हैं कि भारत में कितनी लंबी चौड़ी, अगर हम शुरुआत करें 1950 के बाद से लेकर अब तक, करप्शन हमारे डिपार्टमेंट का किस तरीके से सत्यानाश किया है उसने, तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है और अभी भी है ही। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया गया है, लोगों को जानकारी मिल रही है, तो इनको भी अपनी अपनी भूमिका निभाने में थोड़ी सी, कह सकते हैं कि सहूलियत मिल जाती है। और काफ़ी चीज़ें जो सरकार ने सिटीजन सेंट्रिक के रूप में रखी हैं उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। तो सिविल सेवकों को हमारा सलाम है, और आप लोग भी उसी परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं, तो आप लोगों को अगर प्रैक्टिकली इस चीज़ का अनुभव करना है तो कम से कम ये एग्ज़ाम पास करना ही होगा। ओके, तो प्लीज़ इसके लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ ही रहा है आप लोगों को, प्रैक्टिस आप लोग कर ही रहे होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इस स्तर पर जाके पहुँचें आप लोग, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इस एग्ज़ाम को पास कीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।